Hello everyone, welcome back to Crack Grade B. My name is Bhavya. So today we will continue our history PYQ series. So first question is given below are two statements. One is labeled as assertion and other is labeled as reason. So assertion is Daswant painter had committed suicide out of madness. And reason is the manuscript of Daswant work Khandane Taimuriya is preserved in Khuda Bakhsh Oriented Public Library, Patna. So you have to tell reason is correct or not. Assertion is basically correct. Assertion क्या है? Correct है, क्योंकि दसवंत ने जो पेंटर थे अकबर, मुगल एम्परर अकबर के टाइम पर बहुत ही फेमस पेंटर थे दसवंत, उन्होंने सुसाइड किया था बिकॉज ऑफ मैडनेस, अनस्टेबल माइंड की वजह से. लेकिन रीज़न ये नहीं है, रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. हाँ, रीज़न और असर्शन दोनों ही करेक्ट हैं. ओके, सो आंसर विल बी बी. बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. तो जैसे मैंने बताया, दसवंत ने अपने आप को मार लिया था बिकॉज ऑफ मैडनेस एंड अनस्टेबल माइंड. उसके बाद जो उन्होंने एक मैन्युस्क्रिप्ट बनाई थी, जो दसवंत का वर्क है खानदाने तैमूरिया, उसको प्रिजर्व किया हुआ है कहाँ पर? खुदा बख्श ओरिएंटेड पब्लिक लाइब्रेरी, पटना में. ओके, अब पढ़ेंगे थोड़ा दसवंत के बारे में. हु वॉज ही? दसवंत, जैसे मैंने बताया, मुगल एरा के पेंटर थे. ठीक है, अकबर के टाइम के पेंटर थे, बहुत फेमस पेंटर थे, और इनको ट्रेन किया था पर्शियन मास्टर पेंटर ख्वाजा अब्द उल समाद ने. ओके, और इन्होंने लीडिंग पार्ट प्ले किया है किसमें? एक रज़्म नमा बनाया था एपिक, जो कि पर्शियन नेम है फॉर इंडियन एपिक, जिसको महाभारत कहते हैं. ओके, अब आगे बढ़ेंगे इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17, जो भी अभी हमने लास्ट सेशन में किया था पार्ट 1, ये दूसरा पार्ट 2 है. 2023 के हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, सो वही सीरीज ये कंटिन्यू है. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 17 इज ऑन योर स्क्रीन. स्टेटमेंट 1 इज औरंगजेब हैड कंस्ट्रक्टेड द कुवैत उल इस्लाम मॉस्क बाय डिमोलिशिंग द चिंतामणि टेम्पल. एंड स्टेटमेंट 2 इज कुतुबुद्दीन ऐबक गॉट द कुवैत उल इस्लाम मॉस्क बिल्ट इन दिल्ली. दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं. अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कुवैत उल इस्लाम मॉस्क इधर भी है और कुवैत उल इस्लाम मॉस्क इधर भी है. ओके, तो दोनों ही जगह पे हैं, दोनों ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं. मैं एक्सप्लेन करती हूँ. तो गुजरात में चिंतामण टेम्पल था, जो गणेश जी के लिए समर्पित था टेम्पल, चिंतामण टेम्पल. वहाँ पे औरंगज़ेब ने काऊ को मारा था और उसको कुवैत उल इस्लाम मॉस्क बनाया था. ओके, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुवैत उल इस्लाम मॉस्क दिल्ली में भी बनवाया था. अब हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बात करेंगे. तो वो जनरल थे किनके? घुरिद एम्परर मोहम्मद घुरी ने अटैक किया था इंडिया पर. तो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में पृथ्वीराज चौहान से वो हार गए थे, लेकिन सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में 1192 में वो पृथ्वीराज चौहान को उन्होंने हराया था. और उसके बाद जब 1206 में उनका असैसिनेशन हुआ, तब कुतुबुद्दीन ऐबक को इंडिया की टेरिटरीज पे राज करने का मौका मिला. ओके, उनको लख बख्श भी कहते थे बिकॉज ऑफ हिज जेनरसिटी. साथ में उन्होंने अपना जो एम्पायर था वो एक्सपेंड किया. नर्दर्न इंडिया में बहुत सारे इंडियन रूलर्स को कॉन्कर किया, बहुत सारी डायनेस्टी को, चाहमन, गहड़वाल, चालुक्यास, चंदेलास और बहुत सारी डायनेस्टी. ऐबक के बाद ऐबक को सक्सीड किया आरम शाह ने, और उसके बाद उनके दामाद आए अल्तमश. ओके, इल्तुतमिश भी कहते हैं, अल्तमश भी कहते हैं. ओके, उसके बाद ऐबक जो है दो चीज़ों के लिए बहुत फेमस है. एक तो कुतुब मीनार के लिए दिल्ली में जो बनवाया था जो है, और साथ में 2.5 दिन का झोपड़ा इन अजमेर. और कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हो गई थी जब वो पोलो खेल रहे थे 1210 में, और उनकी कब्र जो है, उनका टॉम्ब जो है आज भी है अनारकली बाजार लाहौर में. ओके, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उनके दामाद आए थे अल्तमश, उन्होंने सक्सेशन किया था. अब बात करेंगे हम औरंगज़ेब के बारे में, क्योंकि दोनों ही मुग़ल किंग के बारे में मेंशन है क्वेश्चन में. तो मुग़ल एम्परर
औरंगजेब 6th मुगल एम्पर बने इंडिया के। तो शाहजहाँ के बेटे थे, ये शाहजहाँ के 4 बेटे थे। तो शाहजहाँ चाहते थे दारा शिकोह को एम्पर बनाना, लेकिन दारा शिकोह बहुत ज़्यादा सेक्युलर पर्सन थे और बहुत ही नॉन ऑर्थोडॉक्स पर्सन थे, और औरंगज़ेब बिल्कुल अपोजिट थे। तो जितने भी और कोर्ट में जितने भी लोग थे वो सपोर्ट सब औरंगज़ेब को कर रहे थे, और उन्होंने बैटल ऑफ समूहगढ़ में दारा शिकोह को हराकर वो 6th मुगल एम्पर बन गए। उन्होंने औरंगज़ेब ने बहुत सारे नंबर ऑफ हिंदूज़, बेसिकली राजपूत, मराठास और मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में उनको रखा। बहुत सारे उनके पॉलिटिकल एलाइज जो थे, ओके। उन्होंने बहुत सारे फेमस टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय किया, जस्ट लाइक आपके विश्वनाथ फेमस विश्वनाथ टेम्पल बनारस में, केशव राय इन मथुरा, और लगभग ऐसे 15 बिग टेम्पल्स को उन्होंने डिस्ट्रॉय किया। उन्होंने अपने रेन में बीवी का मकबरा बनवाया औरंगाबाद में, बादशाही मस्जिद बनवाई लाहौर में, उन्होंने मोती मस्जिद भी बनाई, बादशाही मॉस्क बनाई जो कि लार्जेस्ट मॉस्क है, और साथ में उन्होंने जो भख्तियार काकी सूफी सेंट थे उनकी दरगाह को भी रिपेयर करवाया। औरंगज़ेब की डेथ हुई 3 मार्च 1707 में, और उसके बाद लेटर मुगल्स का काल शुरू हो जाता है, लेटर मुगल्स का एरा शुरू हो जाता है, और उसके बाद मुगल एम्पायर डिक्लाइन की तरफ बढ़ता जाता है, ओके, बिकॉज ऑफ वीक सक्सेसर, बहुत सारी चीज़ें। एट द एज ऑफ 88 औरंगज़ेब की डेथ हो गई थी, और औरंगज़ेब की डेथ के बाद आज़म शाह ने सक्सीड किया प्लेस उनका, लेकिन उनको बैटल ऑफ जजाऊ में बहादुर शाह ने हराकर वो 7th मुगल रूलर बने, ओके। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 इज ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ भी 2 स्टेटमेंट है। तो हरियाणा पीसीएस कमीशन को स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, एजर्शन रीजन वाले क्वेश्चन बहुत पसंद है और बहुत डीप क्वेश्चंस पूछते हैं। तो आप जब भी पढ़ें डीपली पढ़ें, कनेक्टिविटी के साथ पढ़ें। तो स्टेटमेंट 1 है कि द टेम्पल्स ऑफ विरूपक्ष एंड पंपा देवी वर बिल्ट बाय चूजिंग अ ब्यूटीफुल प्लेस लाइक विजयनगर। अभी जो सेशन 1 में भी हमने विरूपक्ष टेम्पल के बारे में बात की थी। अभी सेम ईयर में 2023 का पेपर डिस्कस कर रही हूँ, सेम क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ सेम टॉपिक से, दैट इज विरूपक्ष पंपा देवी। ये विजयनगर किंगडम का है। सेकेंड स्टेटमेंट है कि विजयनगर रूलर्स अडॉप्टेड द अर्लियर ट्रेडिशन, इनोवेटेड देम एंड डेवलप्ड देम फर्दर। तो स्टेटमेंट 2 गलत है, क्योंकि विजयनगर रूलर ने अडॉप्ट तो किया अर्लियर ट्रेडिशन, लेकिन वो बहुत ही रिजिड कास्ट सिस्टम फॉलो करते थे, बहुत ज़्यादा रिजिड कास्ट सिस्टम फॉलो करते थे। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड सेकंड इज फॉल्स। तो हम बात करेंगे विरूपक्ष पंपा देवी टेम्पल की। तो मैंने लास्ट सेशन में बताया था लॉर्ड विरूपक्ष फॉर्म है किनकी, लॉर्ड शिवा की, और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी का भी पार्ट है, ओके। लक्कन डंडेशा, इन्होंने ये टेम्पल कंस्ट्रक्ट कराया था अंडर रूल ऑफ परोदा देवराय II ऑफ विजयनगर एम्पायर। और यहाँ पे विरूपक्ष के साथ साथ, गॉड विरूपक्ष के साथ गॉडेस पंपा देवी की भी पूजा की जाती है। पंपा देवी उनकी वाइफ है विरूपक्ष गॉड की। साथ में कृष्णदेव राय जो कि फेमस किंग थे विजयनगर एम्पायर के, वो भी मेजर पैटर्न है इस टेम्पल के। और जो फेमस कैलाश टेम्पल है एलोरा केव में, वो किससे इंस्पायर हुआ, विरूपक्ष टेम्पल से इंस्पायर हुआ। और विरूपक्ष टेम्पल किससे इंस्पायर हुआ, आपका कैलाशनाथ टेम्पल जो कि कांचीपुरम में है, ओके। सो ये जो विरूपक्ष टेम्पल है ये पट्टादकल टेम्पल का पार्ट है। तो पट्टादकल मैं बताऊंगी, ये हम्पी में जगह है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसका मेंशन है। यहाँ पे ये बेसिकली ग्रुप ऑफ टेम्पल्स है जिसमें 10 टेम्पल्स हैं, 9 हिंदू टेम्पल्स हैं और एक जैन टेम्पल है। 7 से 8 सेंचुरी के बीच में ये टेम्पल्स बनाए गए थे। और इन हिंदू टेम्पल्स में बेसिकली वैदिक पुरानिक कॉन्सेप्ट्स, रामायण महाभारत और साथ में पंचतंत्र, साथ में कीर्तार्जुन, जो भी एलिमेंट्स है हिंदू टेक्स्ट के वो इन टेम्पल्स में मेंशन है। तो 9 हिंदू टेम्पल है, एक जैन टेम्पल है। और ये जो पट्टादकल मॉन्यूमेंट्स है तो ये साउथ में, तो यहाँ पर कौन सा फॉर्म यूज होना चाहिए, कौन सा स्टाइल यूज होना चाहिए, द्रविड़। लेकिन यहाँ पे फ्यूजन है 2 मेजर इंडियन आर्किटेक्चर की, जैसे आपका रेखर नागर प्रसाद जो कि नॉर्थ इंडिया में स्टाइल फॉलो किया जाता है, और साथ में साउथ का द्रविड़ विमान, दोनों ही स्टाइल का फ्यूजन इन टेम्पल्स में आपको देखने को मिलेगा। अब 10 मेजर टेम्पल्स हैं पट्टादकल में, जिसको रक्तपुरा भी कहते हैं, ओके। सो फर्स्ट टेम्पल इज कदा सिद्धेश्वरा, जम्बूलिंगेश्वरा टेम्पल, उसके बाद गलगनाथ टेम्पल, चंद्रशेखर टेम्पल,
संगमेश्वरा टेम्पल, काशी विश्वनाथ टेम्पल, त्रिलोकेश्वरा टेम्पल, विरूपाक्ष टेम्पल, पपानाथ टेम्पल और जैन नारायण टेम्पल। ये ओनली जैन टेम्पल है यहाँ पर। अब आपको विजयनगर एम्पायर के बारे में फिर से बताऊंगी मैं। 4 मेन डायनेस्टी लास्ट सेशन में ही बताया था मैंने, इंपॉर्टेंट है किसने फाउंड की। तो संगम डायनेस्टी फाउंड की हरिहर बुक्का, सलुवा डायनेस्टी फाउंड की आपके सलूना नरसिम्हा ने, फिर आपके तुलुवा डायनेस्टी वीर नरसिम्हा, और फिर लास्ट में अराविडु डायनेस्टी तिरुमल ने। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन एजर्शन रीजन। मैंने बोला HPSC को बहुत पसंद है एजर्शन रीजन, स्टेटमेंट 1, 2 डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछते हो। ओके, सो एजर्शन है आपका कि यूरोपियंस डिनाउंस द इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, दे डिस्क्राइब इट एज बैकवर्ड, अनसिविलाइज्ड एंड ऑर्थोडॉक्स। ये एजर्शन है। रीजन है कि इन द अर्ली 19th सेंचुरी दीज वॉज बीन इंटरेस्ट in studying the classical language and literature of India. A number of scholars took to Indology and one of them was Max Muller. देखिए assertion भी correct है और reason भी correct है, but reason is not the correct explanation of assertion, क्योंकि यूरोपियन से डिनाउंस किया था इंडियन सिविलाइजेशन, क्योंकि जो इंडियन सिविलाइजेशन था उस टाइम पर वो साइंटिफिक लाइंस पर नहीं था, वो अपने पुराने लैंग्वेज लिटरेचर को ही पढ़ते रहते थे, साइंटिफिक चीज़ें यूज़ नहीं करते थे, साइंस और टेक्नोलॉजी। दैट्स वाई यूरोपियंस ने डिनाउंस किया इंडियन सिविलाइजेशन। अब हम बात करेंगे इसमें, देखते हैं इसमें फ्रेडरिक मैक्स म्यूलर के बारे में। तो इनके बारे में उन्होंने एक फेमस बुक लिखी थी साइंस ऑफ रिलीजन, जिसमें इन्होंने बताया है रिलीजन को एज अ मेंटल फैकल्टी और डिस्पोजिशन विच इनेबल्स ह्यूमन टू एप्रीहेंड द इनफाइनाइट। ओके, सो मैक्स म्यूलर एक क्या थे? जर्मन फिलोसॉफर थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज assertion एंड अदर लेबल्ड एज रीजन। सो assertion क्या है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज स्टार्टेड बाय A.O. ह्यूम अंडर द ऑफिशियल डायरेक्शन, गाइडेंस एंड एडवाइस ऑफ लॉर्ड डफरिन द वाइसरॉय। It is correct. Reason, the Indian National Congress was to provide a mild, safe, peaceful and constitutional outlet or safety valve for rising discontent among the masses. तो ये reason भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एजर्शन का, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस बेसिकली एक क्या बनाया था? सेफ्टी वॉल्व बनाई थी, ताकि एकदम से रिबेल ना हो, जस्ट लाइक रिवॉल्ट ऑफ 1857 और फिर बहुत ज़्यादा लाइफ प्रॉपर्टी का लॉस हो। तो दैट्स वाई इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई गई थी। तो आंसर विल बी ए, both A and R are true and R is the correct explanation of A. So Indian National Congress established किया 1885 में by A.O. Hume, who was staying in Shimla post retirement. उसके बाद he laid the foundation of Indian National Union, जिसको चेंज किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस। और 1890 में कदम्बिनी गांगुली, जो कि फर्स्ट वुमन ग्रेजुएट थी कैलकाटा यूनिवर्सिटी की, उन्होंने एड्रेस किया था कांग्रेस सेशन और फीमेल्स को इंस्पायर किया था कि आप भी इस मूवमेंट का, फ्रीडम स्ट्रगल का पार्ट बनिए। ओके, ऑब्जेक्टिव क्या थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के? ऑब्जेक्टिव थे कि फ्रेंडली रिलेशन डेवलप करना, जितने भी नेशनलिस्ट पॉलिटिकल वर्कर हैं, सेंस ऑफ नेशनल यूनिटी डेवलप कराना इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, जेंडर, रिलीजन, और सेफ्टी वाल्व बनना। ओके, सो मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में बताऊंगी कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेशन है। सो फर्स्ट सेशन जो हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का वो हुआ बॉम्बे 1885 में। जो सबसे पहले आपके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो थे वोमेश चंद्र बैनर्जी। फिर आपका सेकंड सेशन हुआ कैलकाटा 1886 में, प्रेसिडेंट थे दादा भाई नौरोजी। सो यू हैव टू राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन दादा भाई नौरोजी ने कितनी बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन लिए हैं, ईयर और कौन सी प्लेस। ओके, थर्ड सेशन मद्रास में हुआ 1887 और सैयद बदरुद्दीन तैयाब जी फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट बने। फिर फोर्थ सेशन हुआ आपका इलाहाबाद में 1888 में, प्रेसिडेंट बने जॉर्ज यूले, फर्स्ट ब्रिटिश पर्सन थे। 1896 में कैलकाटा में प्रेसिडेंट थे रहीमुल्ला साइनी। उस टाइम नेशनल सॉन्ग जो कि वंदे मातरम है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था। फिर 1901 में कैलकाटा में जब प्रेसिडेंट थे दिनशॉ ए वाछा, उस टाइम गांधी जी ने फर्स्ट टाइम अपीयरेंस दी थी ऑन कांग्रेस प्लेटफॉर्म, और सिर्फ एक ही बार वो कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन उन्होंने प्रिसाइड किया है, वो किया था 1924 में बेलगांव कर्नाटका। 1905 में बनारस में जब सेशन हुआ, प्रेसिडेंट थे गोपाल कृष्ण गोखले। उस टाइम क्या हुआ था? स्वदेशी मूवमेंट
गवर्नमेंट के अगेंस्ट चलाया गया था। 1906 में बॉयकॉट स्वदेशी मूवमेंट, और इस टाइम कौन थे आपके प्रेसिडेंट? दादा भाई नौरोजी। फिर बात करेंगे 1907 जब सूरत में हुआ, तो सूरत स्प्लिट हुआ था बेसिकली आपका मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट का, और उस टाइम थे प्रेसिडेंट रास बिहारी घोष। नेक्स्ट चलेंगे 1911 कैलकाटा, जब प्रेसिडेंट थे BN धर। फर्स्ट टाइम जन गण मन कांग्रेस सेशन में गाया गया था। प्रेसिडेंट ध्यान रखिएगा BN धर, इंपॉर्टेंट है। 1896 में वंदे मातरम, और 1911 कैलकाटा सेशन में आपका जनगण मन। 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ था, ठीक है। प्रेसिडेंट थे AC मजूमदार, तो यूनिटी दिखाई थी मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट ने। लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था। फिर 1917 में कैलकाटा में जब प्रेसिडेंट थी एनी बेसेंट, जो कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी कांग्रेस की। 1918 में बॉम्बे में जब सेशन हुआ था, प्रेसिडेंट सैयद हसन इमाम, तो इसमें ये बेसिकली जो मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म हुआ था उसके ऊपर डिस्कशन हुआ था इसमें, इस स्कीम के बारे में। फिर 1920 नागपुर में जब प्रेसिडेंट थे विजय विरघचार्यार, इसमें रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ था वर्किंग कमेटी का ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। फिर 1922 में जब गया में सेशन हुआ, प्रेसिडेंट थे CR दास, तो यहाँ पे INC का क्या हुआ था, कुछ लीडर्स ने, CR दास और कुछ लीडर्स ने मिलकर INC छोड़ दी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, और साथ में स्वराज पार्टी बना ली थी 1922 में। फिर बात आई 1924 बेलगांव, मैंने बताया प्रेसिडेंट थे उस टाइम महात्मा गांधी। ओनली सेशन प्रिसाइडेड ओवर बाय महात्मा गांधी, और सबसे पहले उन्हें पब्लिक अपीयरेंस कब दी थी? 1901 में, जब थे आपके प्रेसिडेंट दिनशॉ वाछा। 1925 में कानपुर में जब हुआ सेशन, तो प्रेसिडेंट थी उस टाइम सरोजिनी नायडू, फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट बनी थी, तो ये इंपॉर्टेंट है। एनी बेसेंट का भी याद रखिएगा। 1929 लाहौर, ये आपका क्या हुआ? पूर्ण स्वराज, और सबसे पहले किसी गांव में हुआ था, ओके। पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन पास हुआ था। अब उसके बाद उस टाइम थे प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू। फिर 1939 त्रिपुरी, प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद, और सुभाष चंद्र बोस बेसिकली री इलेक्ट हुए थे, लेकिन उन्होंने रिजाइन कर दिया था क्योंकि सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के थॉट्स नहीं मिल पा रहे थे, तो इसीलिए सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़ दिया था, रिजाइन कर दिया था, और बनाई थी फॉरवर्ड ब्लॉक। सो यू हैव टू राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन, इससे पहले वाला जो सेशन था उसमें कौन जीता था, टोटल कुल मिला के कितने सेशंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस के सुभाष चंद्र बोस इलेक्ट हुए। ओके, लास्ट सेशन हुआ आपका बिफोर इंडिपेंडेंस, वो हुआ JB कृपलानी के अंडर, जब वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। ओके, सो मैंने आपको दो चीज़ें पूछी हैं कि दादा भाई नौरोजी कितने सेशन में प्रेसिडेंट बने हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, और साथ में सुभाष चंद्र बोस का जो सेशन था, 2 ही सेशन उन्होंने इलेक्ट हुए हैं, प्रिसाइड किया है, तो इससे पहले वाला सेशन कहाँ हुआ था। ओके, अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। तो स्टेटमेंट 1, द वॉल ऑफ बुद्धिस्ट केव श्राइन्स फॉर कवरेज विद मुराल्स इलस्ट्रेटिंग बुद्धिस्ट नैरेटिव, तो ये करेक्ट है, मुराल्स मिनिएचर पेंटिंग। साथ में स्टेटमेंट 2, मोर डिस्टेंट रीजन्स वेयर दिस ट्रेडिशन ऑफ इंडियन पेंटिंग वॉज अडॉप्टेड वॉज सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया में काफ़ी अडॉप्ट किया गया। कमेंसिंग बामियान इन अफगानिस्तान, काफ़ी न्यूज़ में रहा है ये अभी, एंड ट्रैवर्सिंग सेंट्रल एशिया were series of Buddhist monastery with shrine cut into hills and covered with murals, तो ये दोनों करेक्ट है। सबसे ज़्यादा सीरीज जो है ये सेंट्रल एशिया में अपनाया गया, क्या, बुद्धिज़्म। अब हम बात करेंगे इसमें से, ये दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू हैं, तो वॉल ऑफ बुद्धिस्ट के ये मैं बता चुकी हूँ आपको। अब हम बात करेंगे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बाय क्रैक ग्रेड बी। सो बामियान बुद्धा स्टैचू जो कि आपके अफगानिस्तान में है, ये बनाई गई थी 5th सेंचुरी AD के आसपास। वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैंडिंग बुद्धास थे, 55 मीटर और 38 मीटर के, जो कि तालिबान ने 2001 में अनाउंस कर दिया था कि वो इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, उन्होंने डिस्ट्रॉय कर भी दी। ओके, 2003 में इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाला गया, रिमेन्स में। और लोकल्स इसको कहते हैं, बेसिकली कॉन्फ्रेंस है किसका, गुप्ता, ससेनियन और हेलेनिस्टिक आर्टिस्टिक स्टाइल का, तीनों के कॉन्फ्रेंस से, तीनों की आर्ट से मिलकर ये जो स्टैचू बनाई गई थी। लोकल्स इनको कहते हैं सलसल या लाइट श्राइन थ्रू द यूनिवर्स, और शमाम क्वीन मदर। और ये कहाँ पे है, हाई माउंटेन और जो हिंदू कुश वाला एरिया है वहाँ पर ये स्टैचूज़ हैं, बामियान वैली, बामियान रिवर के पास में। ओके, तालिबान ने इसको भी दोबारा बोला कि जो मैस ऐनक करके एक जगह है जो कि बेसिकली एक कॉपर माइन है, तो तालिबान ने बोला हम अब रिमेन्स ऑफ बुद्धा के
प्रोटेक्ट करेंगे। रीज़न वो चाहते हैं चाइना वहाँ इन्वेस्टमेंट करे, और चाइना में मोस्ट ऑफ द बुद्धिज़्म फॉलो होता है, दैट्स वाई वो बोल रहे हैं कि हम इसको प्रिजर्व करेंगे। ओके, तो ये वाली बात भी आई है। और टू मार्क 20 years ऑफ देयर डिस्ट्रक्शन ऑन March 9th 2021, तो स्टैचू ऑफ सलसल वॉज रिक्रिएटेड, 3D प्रोजेक्शन वॉज बीम्ड। ये जो डिस्ट्रॉय कर दिया था उसका 3D प्रोजेक्शन बना के उसको पूरा दिखाया गया। अभी ये 20 years हो गए हैं। ओके, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। सो रीड दिस क्वेश्चन। So Dhamma is the Prakrit form of Sanskrit word dharm, meaning according to context the universal law or righteousness by social extension and religious order as found in Hindu society. दूसरा statement, term Dhamma was propagated by Ashoka for Buddhism when he adopted the same and started propagating it. तो दोनों ही statement correct है। Okay, धम्मा का मतलब होता है राइटियसनेस, और अकॉर्डिंग टू अशोका मतलब आपको नॉन वायलेंट तरीके से, पीसफुल तरीके से लोगों की मदद करनी है। ठीक है, इट्स अ प्राकृत फॉर्म ऑफ संस्कृत वर्ड दैट इज धर्म। ओके, और कभी अशोका ने फोर्स नहीं किया अपना रिलीजन, ऑल्दो इन्होंने कलिंगा वॉर के बाद बुद्धिज़्म अपना लिया था। ठीक है, लेकिन उन्हें कभी किसी पे अपना रिलीजन क्या नहीं किया, फोर्स नहीं किया। और धम्मा महामात्रा, धम्मा ऑफिशियल्स को भी इन्होंने अपॉइंट किया था। ओके, सो बेसिक फीचर्स धम्मा के, और साथ में इंपॉर्टेंट रॉक एडिक्ट्स। तो 12 मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं, 1 by 1 देखते हैं। तो मेजर रॉक एडिक्ट में किस बारे में बात की गई है कि एनिमल सेक्रीफाइस नहीं करना है, उसको प्रोहिबिट किया गया है। दूसरे मेजर रॉक एडिक्ट में बात की गई है आपकी जो साउथ इंडियन डायनेस्टी थी, चोला, पांड्या, सत्यपुत्रा, केरला, पुत्र, सिलोन, एंटियोकस, इनके बारे में बात की गई है। और साथ में बात की गई है कि प्लांट्स और ट्रीज़ को, जो थेरोपियोटिक प्लांट्स ट्रीज है, इनको रोडवेज मतलब रोड के चारों तरफ लगाना है, दोनों तरफ लगाना है, और साथ में वेल्स को भी डिग करना है। मेजर रॉक एडिक्ट थर्ड, युक्तास, जो कि सबॉर्डिनेट ऑफिशियल है, राजुकास रूरल एडमिनिस्ट्रेटर, और प्रदेशिकास डिस्ट्रिक्ट चीफ बनाए गए हैं। और ये हर 5 साल में टूर करेंगे, हर 12 years में धम्मा को प्रोपगेट करेंगे, और साथ में आपको ओबीडियंट रहना है अपनी मदर, फादर, फ्रेंड और अपने बड़ों के लिए। ये आपका मेजर रॉक एडिक्ट थर्ड पार्ट बात करता है। मेजर रॉक एडिक्ट 4, साउंड ऑफ ड्रम, बेसिकली बेरी घोष को धम्मा घोष में इन्होंने चेंज कर दिया। मेजर रॉक एडिक्ट 5th, ओके, 14th year ऑफ रूल में बुद्धा ने डिस्क्राइब किया था इंस्टीट्यूशन ऑफ धम्मा महामात्रा, धम्मा ऑफिशियल्स बनाए गए। ठीक है, और साथ में ह्यूमेन ट्रीटमेंट देंगे सर्वेंट्स को भी, और जो भी प्रिजनर्स हैं, जो कैप्टिव्स हैं, उनको भी ट्रीटमेंट देंगे। अगर लड़ाई हो रही है, दो किन्हीं किंगडम्स में लड़ाई हो रही है और दूसरे किंगडम से कुछ कैप्टिव्स हैं हमारे पास और वो घायल हैं, तो उनका ट्रीटमेंट भी करना है। ये मेजर रॉक एडिक्ट 5th के बारे में बात की गई है। मेजर रॉक एडिक्ट 6th, इसमें मोनार्क का कनेक्शन दे रखा है डायरेक्ट महामात्रा से, वो डायरेक्ट रिपोर्ट कर सकते हैं किंग को। मेजर रॉक एडिक्ट 7th, इसमें रिलीजियस टॉलरेंस के बारे में बात की गई है। ओके, फिर मेजर रॉक एडिक्ट 8th, इसमें अशोका ने विजिट किया था बोधगया में, धम्मा यात्रा सिस्टम बनाया, वहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया। मेजर रॉक एडिक्ट 9th, इसमें धम्मा के बारे में बता रखा है, रिस्पेक्ट करनी है बड़ों की। ओके, और साथ में स्लेव सर्वेंट्स की, श्रामन्स की, और साथ में ब्राह्मण्स की, इन सब की रिस्पेक्ट करनी है। मेजर रॉक एडिक्ट 10th, कंडेम्ड करना है फेम ग्लोरी और रिफर्म करना है बेनिफिट ऑफ एडहेरिंग टू धम्मा फिलॉसफी, वही पीसफुल रह के लोगों की सेवा करनी है। मेजर रॉक एडिक्ट 11th, इसमें धम्मा पॉलिसी के बारे में और क्लैरिफिकेशन है, एनिमल्स को हार्म नहीं करना है और जनरस रहना है फ्रेंड्स के लिए। मेजर रॉक एडिक्ट 12th, इसमें सेक्टरेनिज्म के बारे में बात की है। ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 23। So given below are two statement. Statement 1 is कि in spite of opposition from Jinnah in Congress did not stopping singing Vande Mataram in the Legislative Council. First statement. और दूसरा है आपका statement 2, Sir Syed Ahmad Khan had said कि first he fought for Congress, now he will fight against the unity of India. तो दोनों ही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले देखेंगे वंदे मातरम, ये आपके बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा था। ओके, और इन्होंने 1857 रिवॉल्ट के बारे में लिखा था। हमने आनंद मठ से लिया है उनकी नोवेल, उन्होंने उसमें सन्यासी रिबेलियन के बारे में बात की गई है। तो सन्यासी रिबेलियन के फेमस
जो रिवॉल्टर थे, आपको रिबेल थे, उनका आपको नाम लिखना है कमेंट सेक्शन में। साथ में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने नेशनल सॉन्ग जो कि वंदे मातरम है इसको अडॉप्ट किया था, और जब आपके फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने सॉन्ग को नेशनल सॉन्ग डिक्लेयर किया था। लेकिन ऑल दो नेशनल सॉन्ग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या नहीं है, इंक्लूड नहीं किया गया। और 1896 कैलकाटा सेशन में जब प्रेसिडेंट थे राइमुल्ला सायनी, नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम को फर्स्ट टाइम गाया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। ओके, अब बात करेंगे सर सैयद अहमद खान की। तो सर सैयद अहमद खान एक रिफॉर्मर थे, पॉलिटिशियन थे, सोशल रिफॉर्मर थे। 1817 में बॉर्न हुए थे। साथ में इन्होंने इंडियन रिबेलियन जो हुआ था ना 1857 का, उसके लिए इन्होंने एक पब्लिश की थी मैगजीन कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट। सर सैयद ने साइंटिफिक सोसाइटी फाउंड की थी अलीगढ़ में 1864 में, और साथ में इन्होंने एक गैजेट भी फाउंड किया था। साथ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेजेस को, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी वो इन्होंने बनाई थी। ओके, 1877 ऑन द लाइंस ऑफ ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। फिर इनके जो लिटरेरी वर्क्स थे वो थे असर उस सनादिद, असबब ए भगावत ए हिंद, और साथ में फिर आपके तबियन उल कलन। तो असर उस सनादिद में दिल्ली के आर्किटेक्चर, हिस्ट्री, कल्चर के बारे में बात की गई है। फिर है असबब ए भगावत ए हिंद 1857 में, इसमें इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857 के बारे में बात की गई है। फिर है तबियन उल कलम 1864, इसमें रैशनैलिटी, रिलीजियस बिलीफ और इस्लाम के बारे में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो सब क्लैरिटी के साथ बताया गया है। ओके, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। तो संस्कृताइजेशन ये कौन कौन सी बुक किसने लिखी है? तो पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट रजनी कोठारी ने लिखी है। सोशल रेवोल्यूशन आपका ग्रैनविल ऑस्टन ने लिखा है। ओके, ग्रैनविल ऑस्टन ने। और संस्कृताइजेशन एमएन श्रीनिवास ने। और सेकुलराइजेशन ऑफ कास्ट आपका डीएल सेठ ने। तो बी हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा बी, बी ही है। तो संस्कृताइजेशन ये एमएन श्रीनिवास ने लिखी। सेकुलराइजेशन ऑफ कास्ट ये लिखी आपकी डीएल सेठ ने। फिर सोशल रेवोल्यूशन ग्रैनविल ऑस्टन, और साथ में आपके पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट रजनी कोठारी ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम, क्वेश्चन नंबर 25। सो अरेंज द फॉलोइंग मूवमेंट क्रोनोलॉजी फ्रॉम अर्लीस्ट टू लेटेस्ट। सो योर ऑप्शंस आर खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद रूलेट एंड चंपारण सत्याग्रह। सो मैंने इसको कैसे याद किया था, बहुत इजी और फनी ट्रिक बताती हूँ। केक, केक, ठीक है। तो केक में सी पहले आ रहा है, चंपारण सत्याग्रह पहले डी, फिर ए अहमदाबाद, डी बी, फिर के खेड़ा, और फिर बाद में ये रूलेट एक्ट बाद में हुआ था। तो ऐसे करके हमें क्रोनोलॉजी याद रखनी है। ओके, सो डी बी ए सी यानी कि आपका आंसर हो जाएगा सी। ओके, केक से याद रखिए कि गांधी जी ने केक खाया। ओके, तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ, अहमदाबाद खेड़ा सत्याग्रह दोनों 1918 में हुए, और रोलेट सत्याग्रह 1919 में। मैंने इससे पहले सेशन में भी रोलेट एक्ट के बारे में बताया था आपको। ओके, सो देखिएगा कौन कौन से टॉपिक रिपीट हो रहे हैं। सेम क्वेश्चन पेपर है 2023 का, मैं पेपर डिस्कस कर रही हूँ। लगभग 30 क्वेश्चंस आए हैं आपके हिस्ट्री से। मैं बात करूँ एंशिएंट, मिडीवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर, साथ में आपका हरियाणा की हिस्ट्री से भी। ओके, सो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। इसको परसुएड किया था राजकुमार शुक्ला ने, बुलाया था महात्मा गांधी को। ओके, तो ये दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते थे। ठीक है, जब हम डीप में पढ़ेंगे तब बताएंगे। तो वहाँ पे था तिनकाठिया सिस्टम। तिनकाठिया सिस्टम क्या है कि आपको अपने 3/20 लैंड पे ना इंडिगो ग्रो करनी है। इंडिगो बेसिकली नील क्रांति, मैं बात करूँ हिंदी में। तो नील दर्पण भी बनाया था इस पे। सो आपको बताना है कि नील दर्पण किसने लिखा था। ओके, तिनकाठिया सिस्टम, इनकी 3/20 लैंड पे आपको इंडिगो ग्रो करना है। अगर आपके पास 1 बीघा है तो 1 बीघा में 20 कत्थाज कहते हैं इसको, ये होता है। तो अगर आपके पास 1 बीघा है तो आपको उसके 3 पार्ट पे इंडिगो ग्रो करना है, अगर 2 हैं तो 6 पार्ट पे। ओके, तो ये था। और इंडिगो से क्या हो रहा था कि इंडिगो जो थी वैसे तो काफ़ी डिमांड थी यूरोपियन मार्केट्स में, लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे बहुत ही लेस अमाउंट वेजेस देते थे इंडियन रूलर्स, इंडियन फार्मर्स को। और साथ में जब वो इंडिगो ग्रो करते थे तो उनकी जो सॉइल होती थी वो
इनफर्टाइल हो जाती थी, क्योंकि अगर वो कोई क्रॉप्स ग्रो करते तो इन केस अगर कोई भी प्रॉब्लम चल रही है तो वो क्रॉप्स खा सकते हैं, वो नील खा भी नहीं सकते थे और उससे लैंड भी बेकार हो जा रहा था, तो इसीलिए काफ़ी प्रॉब्लम हुई। तो फिर ये चंपारण सत्याग्रह हुआ था और 10 अप्रैल को गांधी जी आए थे 1917 में, और बहुत सारे, और कहाँ स्टे किया था उन्होंने, संत राउत, अमोलवा विलेज था वहीं पे, लॉयर्स थे बेसिकली, और ब्रज किशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना मजरूल हक, अनुग्रह, नारायण सिन्हा, बाबू गया प्रसाद सिंह, रामनवमी प्रसाद, ये सब, और जेबी कृपलानी जो कि आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस के लास्ट सेशन के प्रेसिडेंट थे, ये सब चंपारण सत्याग्रह में गए थे। अब उसके बाद सी के बाद अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918, तो कॉन्फ्लिक्ट हो गया था आपके गुजरात वर्कर्स के बीच में और कॉटन मिल ऑनर्स के बीच में, तो वेजेस बढ़ाने की बात थी, तो जो आपके गुजरात वर्कर्स थे वो चाहते थे कि 50% आप हमारे वेजेस बढ़ाओ, तो ऑनर कह रहे थे हम 50 नहीं बढ़ाएंगे, हम बढ़ाएंगे सिर्फ 20। तो गांधी जी को पता चला, गांधी जी ने बोला हम हंगर स्ट्राइक करेंगे। पहली हंगर स्ट्राइक हुई थी अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में। गांधी जी ने बोला ना उनकी ना तुम्हारी, हम 35% के लिए बात करेंगे। तो उन्होंने बोला आप वर्कर्स को कि 50 से कम आ जाओ 35% पे। तो ऐसे करके फिर क्या हो गया था, जो मिल ऑनर थे वो रेडी हो गए थे कितना, वेज बढ़ाने के लिए 35%। तो आपको ये बात याद रखनी है। फिर बात करेंगे खेड़ा सत्याग्रह। तो खेड़ा सत्याग्रह क्या हुआ था कि खेड़ा डिस्ट्रिक्ट है गुजरात में, तो वहाँ पे क्रॉप्स जो थी ड्रॉट की वजह से फेल हो गई थी, और ब्रिटिश की कुछ पॉलिसीज़ थी कि अगर 25% से कम आपकी क्रॉप्स जो हैं बच रही हैं और ड्रॉट की वजह से फेल हो जा रही तो आपसे टैक्स नहीं लिया जाएगा। लेकिन उन्होंने इसके बावजूद, ड्रॉट होने के बावजूद भी 23% टैक्स और बढ़ा दिया। तो इसी की वजह से ये प्रोटेस्ट हुआ था। तो फिर सरदार वल्लभ भाई ने प्रोटेस्ट किया था अंडर गाइडेंस ऑफ महात्मा गांधी, और जब प्रोटेस्ट हुआ था उसके बाद गवर्नमेंट ने टैक्स नहीं लिया, ठीक है। तो बस ये हुआ था। रोलेट एक्ट 1919 में, जिसे मैंने बोला था लास्ट बताया था, एनार्कियल रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट ऑफ 1919, जिसको ब्लैक एक्ट भी कहा है, रोलेट एक्ट, और ये जस्टिस रोलेट ने कमेटी जो बैठी थी उनकी रिपोर्ट पे आया था। इसमें यह था किसी भी पर्सन को ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहे तो उसको इम्प्रिजन में डाल सकती है विदाउट एनी वारंट, ओके। और कितनी इम्प्रिजन मिलेगी, मोर देन 6 मंथ अप टू, और 500 फाइन भी, ठीक है। आगे देखते हैं। इसमें हुआ ये था 21 मार्च 1919 को आया था कि पंजाब में प्रोटेस्ट चल रहा था कि 2 लीडर जो थे आपके, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को अरेस्ट कर लिया था। अब जब अरेस्ट कर लिया था तो काफ़ी वहाँ पे क्या लगा हुआ था, बेसिकली सब लोगों को मना करा हुआ था मिलने के लिए, ओके, कर्फ्यू लगा हुआ था। तो लेकिन 13 अप्रैल को बैसाखी थी, तो कुछ सब इनोसेंट थे वहाँ पर जलियांवाला बाग में, तो वहाँ पे लोग इकट्ठे हुए, उनको पता नहीं था। अब रूल्स रेगुलेशन अब तो डिक्लेयर हो जाते हैं, अनाउंस हो जाते हैं, उस टाइम तो पता भी नहीं चलता था। तो वहाँ पे जब लोग इकट्ठा हुए तो फिर जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ 1919 में। जनरल डायर ने वहाँ पे बोला फायरिंग के लिए, ऑर्डर दिए, और बहुत सारे इनोसेंट लोगों की डेथ हो गई, ओके। सो आपको बताना है कि कौन सी कमेटी बैठी थी जनरल डायर के ऊपर। तो ये 2-3 क्वेश्चंस हैं, फिर मैं जब नेक्स्ट सेशन लूँगी तब मैं आपको इसका आंसर बताऊँगी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं कि गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। अगेन स्टेटमेंट 1, इंडियन नेशनल कांग्रेस रिजेक्टेड द क्रिप्स प्रपोजल बिकॉज कांग्रेस वॉज नॉट कन्विंस्ड विद द डोमिनियन स्टेटस ऑफर्ड बाय ब्रिटिश। तो ये बिल्कुल सही बात है। और मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट कर लिया था क्योंकि वो इनडायरेक्टली डिमांड एक्सेप्ट कर रहे थे पाकिस्तान की, जो कि सरासर गलत है, नहीं किया था, ओके। दोनों ने ही रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि जिस टाइम ये हमें क्रिप्स प्रपोजल दे रहे थे उस टाइम तो हम इंडिपेंडेंस मांग रहे थे कंप्लीट। तो क्रिप्स प्रपोजल था बेसिकली कि इंडियन यूनियन बनाएंगे विद डोमिनियन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, और डिफेंस सेक्टर जो रहेगा इंडिया को ब्रिटिश के अंडर कंट्रोल रहेगा, ओके। तो ये था, और पाकिस्तान की जो डिमांड थी पूरी नहीं हो रही, तो इसलिए मुस्लिम लीग ने भी मना कर दिया था। अब बात करेंगे, कुछ हरियाणा के क्वेश्चंस देखेंगे हरियाणा की हिस्ट्री से रिलेटेड। तो क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट यदविंद्र गार्डन पिंजोरे पंचकुला एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो स्टेटमेंट 1 है आपका, इट वॉज बिल्ड बाय नवाब फिदाई खान इन 15th सेंचुरी। ये गलत है,
ओके। द गार्डन इज एन एग्जाम्पल ऑफ मुगल गार्डन स्टाइल, ये करेक्ट है। फिर इट वॉज इनोवेटेड बाय रूलर ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ पटियाला, ये दोनों करेक्ट है तो ये भी सही, बिल्ड किया था नवाब फिदाई खान ने, लेकिन सेंचुरी इन्होंने गलत लिख दी इसलिए गलत हो गया। तो आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान देना है। तो यहाँ पे 17वीं सेंचुरी है। ओके। और वही औरंगजेब के क्या थे वो फुट हिल्स ऑफ हिमालय में बिल्ट हुए थे मुगल गार्डन्स की तरह ही। ओके। और आर्किटेक्ट थे आपके मुजफ्फर हुसैन। ये सेम स्टाइल में बिल्ड किया गया था जैसे शालीमार बाग कश्मीर में बिल्ड किया गया, राजस्थानी मुगल स्टाइल दोनों का मिक्स था। और नवाब फिदाई खान कोका को औरंगजेब का मास्टर ऑफ ऑर्डिनेंस भी कहते थे। इन्होंने बादशाही मॉस्क भी बनाई थी। ओके। महाराजा ऑफ यदाविंद्र सिंह ने इसको वापस क्या किया था, स्टोर किया था गार्डन को। ओके। सो ये तीनों ही करेक्ट हैं, सॉरी 2 करेक्ट हैं, 1 रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 28, मैच द फॉलोइंग एज पर पॉपुलर बिलीफ। सिटी ऑफ 5 कैनाल्स, बहुत इजी, पंचकुला। सिटी नेम्ड आफ्टर वाइफ ऑफ नीम सिंह, तो ये भिवाड़ी। फिर सिटी इन अरेबिक मीनिंग फोर्ट, ये आप मुझे बताएंगे। और सिटी नेम्ड आफ्टर अ प्लेस ऑफ मंकीज, तो ये आपको लिखना है, बताइए। इजी है, अरेबिक मीनिंग इसमें है आपका हिसार, और सिटी नेम्ड आफ्टर प्लेस ऑफ मंकी कैथल। ओके। सो ये आपके आंसर हैं। ये हरियाणा से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ओके। तो हरियाणा में आपके 22 डिस्ट्रिक्ट हैं और 6 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न हैं, वो ये सब हैं। जब हरियाणा पढ़ेंगे तब अच्छे से और डीपली पढ़ेंगे। अभी हम क्वेश्चंस फटाफट से कर लेते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 29, तो लगभग 2023 में हिस्ट्री के 30 क्वेश्चंस आ रखे हैं। ओके। तो मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, तो कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़, हिसार, रोहतक। और लिस्ट 2 में आपके गुजरी महल, शेख चिल्ली टॉम कहाँ कहाँ हैं, चोरों की बावली, जल महल। इंपॉर्टेंट है, देखिए आपके कुरुक्षेत्र में, महेंद्रगढ़ में जल महल, हिसार में गुजरी महल, रोहतक में आपका शेख चिल्ली का टॉम, नहीं ये गलत हो गया, रोहतक में नहीं है, आपका शेख चिल्ली का टॉम है आपका कुरुक्षेत्र में, और रोहतक में है चोरों की बावली। ओके। सो हम आगे बढ़ते हैं इसमें। हाँ, चोरों की बावली रोहतक में और शेख चिल्ली टॉम कुरुक्षेत्र में। तो गुजरी महल, तो बेसिकली ये फिरोज शाह तुगलक डायनेस्टी के जो रूलर थे, उन्होंने अपनी एक प्रिय रानी गुजरी रानी के लिए महल बनवाया था हिसार में। वो हंटिंग पे गए थे और वो उनको इनसे प्यार हो गया था। ठीक है। और साथ में रेड सैंडस्टोन से बनाया। ठीक है। अब बात करेंगे शेख चिल्ली के टॉम के बारे में। तो ये आपके एक सूफी सेंट थे, अब्दुल रहीम अब्दुल करीम अब्दुल रज़ाक, बहुत लंबा नाम है इनका, जिनको सब फेमस थे किस नाम से, शेख चिल्ली के नाम से। और ये सूफी मास्टर थे आपके दारा शिकोह के। ओके। तो ये पत्थर मस्जिद भी है वहाँ पे, जो कि रेड सैंडस्टोन में ही बना है। फिर बात करेंगे चोरों की बावली। चोरों की बावली ये आपके महम हरियाणा में, ठीक है, बिल्ड किया गया, एम्पर शाहजहां ने बनवाया था। तो ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक थी। और आपके राजस्थानी एक कला करके थे, कला काला जो भी हैं, राजस्थानी छोबदार कास्ट से थे, उन्होंने बनवाया था। ठीक है, इस आर्किटेक्चर को। और अभी इसको कोई यूज़ नहीं करता है। ठीक है। बट ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक थी कि जो आसपास के लोग हैं, क्योंकि ड्रॉट ज़्यादा होता था, तो इसलिए तब ये यहाँ का पानी वो यूज़ कर सकते थे। अब जल महल महेंद्रगढ़ में है, शाह कुली खान ने बनाया था। तो शाह कुली खान ने हेमू को सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में पकड़ लिया था, और अकबर ने खुश होकर इनको ये दे दिया था, और तब ये जल महल कंस्ट्रक्ट किया गया। 11 एकड़्स में फैला हुआ है ये। ओके। सो आपको ये बताना है कितनी बैटल हुई है पानीपत की, कितनी टोटल बैटल हुई है पानीपत में, जो कि फेमस है, किन किन के बीच में लड़ी गई हैं। ठीक है। और कौन सी ईयर में, तो चलो मैं बता देती हूँ। 3 हुई हैं, तो आपको बताना है बाकी 2। एक तो बता दी मैंने, 1556 में हेमू और अकबर के बीच में हुई थी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, गिवन बिलो आर एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ हरियाणा अलॉन्ग विद द डिस्ट्रिक्ट इट इंक्लूड्स। तो आंसर क्या है इसका, देखिए पढ़िए। क्या हो जाएगा इसका आंसर, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन बताना है। हिसार, रोहतक, करनाल, अंबाला। एक तो रोहतक सही है, इसमें डिस्ट्रिक्ट है झज्जर, सोनीपत, भिवानी, चरखी दादरी, रोहतक। और साथ में अंबाला, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, यमुनानगर।
ये दोनों सही हैं, बाकी सब गलत हैं। 6 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न है, 22 डिस्ट्रिक्ट हैं। ओके, सो ये आपको ध्यान रखना है। ये रहे आपके 6 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न। जस्ट लाइक अम्बाला, अम्बाला में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है? अम्बाला है, कुरुक्षेत्र है, पंचकुला है, यमुनानगर। ओके, फरीदाबाद, फरीदाबाद में है पलवल और नूह। अभी रिसेंट में काफ़ी न्यूज़ में रहा है, नूह वायलेंस हुई थी अभी रिसेंट में, तो आपको पता होना चाहिए। मे भी क्वेश्चंस पुट अप कर ले, क्योंकि हरियाणा पीसीएस बहुत अपडेटेड रहता है, करंट अफेयर्स पे ही क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछता है। ठीक है, गुड़गांव, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, साथ में हिसार, फतेहाबाद, जिंद, हिसार, सिरसा, फिर रोहतक, झज्जर, चरखा दादरी, रोहतक, सोनीपत, भिवानी, और साथ में करनाल, पानीपत, कैथल। तो ये 30 क्वेश्चंस आपके आए हैं हरियाणा पीसीएस HCS 2023 में। ओके, इसमें सारी हिस्ट्री है टोटल, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, और साथ में आपका आर्ट एंड कल्चर, और साथ में आपका हरियाणा की हिस्ट्री। टोटल 30 क्वेश्चंस हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।